लो टॉपिक क्या चल रहा था बोलो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखवा दिया था स्टेटमेंट, एवरी एक्शन हैज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, एग्जांपल लिखवा दिए थे, हो गया था। उसके बाद लिखो मोमेंटम, हो गया, मोमेंटम करवा दिया होगा, नहीं हुआ? मोमेंटम के बारे में नहीं लिखवा है क्या? तो लिखो मोमेंटम के बारे में लिख लो, ठीक है। मोमेंटम समझा तो दिया था, वो एग्जांपल तो दे दिए थे शायद मोमेंटम के, कैसे ट्रांसफर होता है, क्या काम करता है, ठीक है। तो बस यही बाकी है, तो लिखो मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ क्या हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity, the product of mass and velocity is known as, the product of mass and velocity is known as momentum. The product of mass and velocity is known as momentum. लिखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P इक्वल टू mv, ठीक है। यूनिट क्या बनेगी, तो kg मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन पहले बनवा दिए, ठीक है, बार बार नहीं बनाएंगे। यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो इम्पल्स करवा दिया क्या, लिखो इम्पल्स, इम्पल्स IMPULSE। नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स किसका प्रोडक्ट होता है, तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट कौन सी क्वांटिटी देता है, इम्पल्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल is called impulse। सिंबल यूज हम करेंगे इसका आई, ठीक है, इम्पल्स का आई इक्वल टू किसका प्रोडक्ट है ये, फोर्स, कैपिटल F डॉट फोर्स और किसका प्रोडक्ट, स्मॉल टाइम इंटरवल, टाइम, तो स्मॉल टाइम इंटरवल को डेल्टा t से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इनटू टाइम होता है सेकेंड, तो न्यूटन इनटू सेकेंड, ठीक है, उतार लो। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, इज नॉन एज इम्पल्स। अब इम्पल्स का कोई एग्जांपल, ये तो देख लिया, फिजिकल फॉर्म में देख लिया अपन ने, डेफिनेशन देख ली। इम्पल्स करता क्या है, काम क्या करता है इम्पल्स, देखो इम्पल्स क्या काम करता है, तो अगर हमें मोमेंट को चेंज करना है, किसको, चेंज द मोमेंट या मोमेंटम, चेंज द मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम को अगर बदलना है, ठीक है, तो कौन सी क्वांटिटी काम आएगी, इम्पल्स। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल क्रिकेट के अंदर देखने को मिलता है बॉल और बैट का, ठीक है, बॉल और बैट के बीच का कांटेक्ट कितने टाइम का होता है, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम।
कोलिजन ले सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन ले सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का कोलिजन ले सकते हैं, ये बैट और बॉल वाला सबसे सिंपल है। बैट और बॉल के बीच में टाइम इंटरवल के साथ बहुत कम, ठीक है। जब बॉल इनिशियली जिस स्पीड से आती है तो ठीक है बॉल, ठीक है, ये कुछ स्पीड से आई, मान लो ये डायरेक्शन कौन सी है एक्स, इसका मोमेंटम कितना है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी है u, मास कितना है m, इसका मोमेंटम कितना है m u, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर हिट हुआ, कुछ टाइम कांटेक्ट के लिए हिट हुआ, ठीक है। बैट और बॉल के बीच का जो कोलिजन है या इंटरेक्शन है या जो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ वो बहुत कम टाइम के लिए हुआ। हमें मोमेंट बदलना है तो बोलो फोर्स कैसा होना चाहिए, फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, मिनिमम के मैक्सिमम, कहाँ गया मेरे को ध्यान में नहीं है, था वो तो मुझे पता है, पर आजकल क्या आता है लोगों की नज़रें बहुत होती है, चोरी भी हो सकता है, ठीक है, ले जा। हाँ, अगर हमें बॉल का मोमेंटम बदलना है तो फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, कांटेक्ट दोनों कांटेक्ट में कैसे आ रहे हैं, बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट में आ रहे हैं, हमें इस बॉल का मोमेंटम बदलना है तो बहुत ही तेजी से फोर्स लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्पीड से आप फोर्स लगाओगे, जैसे ही ज़्यादा स्पीड से फोर्स लगाया ये बॉल वापस रिटर्न चली जाएगी, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। अब वेलोसिटी कितनी होगी v, तो इसका मोमेंटम, मास तो अभी भी उतना ही, बॉल का मोमेंटम कितना हो जाएगा mv। क्या मोमेंटम बदला, पहले कितना था mu, अब कितना हो गया mv। चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu, किस क्वांटिटी की वजह से मोमेंटम में चेंज हुआ, इम्पल्स, ठीक है। ये इम्पल्स होता क्या है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ही कम टाइम के लिए तो उसका मोमेंटम बदल जाएगा, उसी क्वांटिटी को हमने नाम दे दिया इम्पल्स। सबसे सिंपल एग्जांपल बैट और बॉल का, ठीक है। बॉल जो है उसका मोमेंटम बदलना है तो बैट के कांटेक्ट में आएगी, बैट से बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे लेकिन बहुत कम टाइम में लगा देंगे फोर्स, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम बदल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये याद रख लेना, इसमें कोई लिखवाने जैसा है नहीं कि बैट और बॉल का कांटेक्ट हुआ, ठीक है। ये तो खाली डेली लाइफ के एग्जांपल हैं। इंपॉर्टेंट है, जितनी भी थ्योरम है वो सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी भी थ्योरम लिखवाऊंगा वो सारी इंपॉर्टेंट है, आप आईएमपी करते रहना। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, रिलेशन जितने भी लिखेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थ्योरम और रिलेशन। चलो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स की डेफिनेशन क्या कहती है, I इक्वल टू एफ डॉट डेल टी, ठीक है। और अपने पास एक और लॉ है, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या चेंज होगा, रेट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डी पी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डी पी अपॉन डी टी, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, बात वही है, ठीक है, डी पी अपॉन डी टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा पी कितना हो जाएगा बोलो, डेल्टा टी का एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करो, ठीक, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करोगे तो I इक्वल टू डेल्टा पी के बराबर होता है। क्या मतलब हुआ, इम्पल्स
इम्पल्स किसके बराबर होता है, तो इम्पल्स मोमेंटम के नहीं, डेल्टा लगा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, उतार लो, ठीक है। और ये dp/dt रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स लगाएंगे तो रेट बदलेगी मोमेंटम की, और मोमेंटम को बदलना तो इम्पल्स लगाना पड़ेगा। उतार लिया, नोटबुक बनाइए, तूने नोटबुक बनाइए। हो गया, सेकंड लिखो, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, लिखा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बदलता नहीं है, सेम रहता है, कौन सा लॉ है, कंजर्वेशन। मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, क्या मतलब होता है कंजर्वेशन, क्या मतलब रिमेन कांस्टेंट, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। इसी को प्रूव करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या मतलब बदलना नहीं चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या कहलाता है कंजर्वेशन, पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहना चाहिए, नो चेंज, ठीक। तब कैसे प्रूव करेंगे, तो सेकेंड लॉ हमको पता है, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है ये, अप्लाइड फोर्स F किसके बराबर होता है, dp/dt, ठीक है, ये हमको पता है, F = dp/dt। अगर हम ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 0 कर दे, कितनी मान ले, 0, इफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज 0, ठीक है, बाहर का जो फोर्स है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, वो कुछ अपन लगा नहीं रहे, फोर्स की वैल्यू कितनी कर दें, 0, तो dp/dt कितना होगा बोलो, ये भी 0 होगा। अप्लाइड फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सेकेंड लॉ, F = dp/dt। हमने मान लिया कि बाहर का जो फोर्स है वो कैसा है, 0। अगर फोर्स 0 है तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी कितनी होगी, 0, ठीक है। P कितना होगा, हाँ, 0, कंफर्म, सोच लेना। डिफरेंशिएशन पढ़ा है क्या, किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का, तो P क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है भाई। हमने डिफरेंशिएशन किया था जिसमें अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब वो क्वांटिटी कैसी है,
कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती है, और चेंज नहीं है इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, कंजर्वेशन, किसका, मोमेंटम का, पी का मतलब क्या है, मोमेंटम, कंजर्व हो रहा है, कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है, उतार लो। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन बीच में लिखी हुई है, इफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज 0, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ये एब्सेंस में, एक्सटर्नल फोर्स बाहरी बल, ये किसकी बात कर रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की। अगर एक ऑब्जेक्ट की जगह सिस्टम हो तो इसी के अंदर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बात की एक ऑब्जेक्ट के लिए। सिस्टम का मतलब जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल हो, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो ये कोई सिस्टम ले लेते हैं, ये हो गया अपना सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल हैं, तो n पार्टिकल है, कितने, बहुत सारे n पार्टिकल, सारे पार्टिकल के पास मोमेंटम है, ठीक है, सारे पार्टिकल के पास कुछ मोमेंटम है, कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, तो हमने मान लिया लेट ए सिस्टम ऑफ, ठीक है, किसका सिस्टम है, ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, n पार्टिकल का एक सिस्टम है, n पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, n पार्टिकल का एक सिस्टम है। सब पार्टिकल में सबके पास मोमेंटम है क्या, है, हर पार्टिकल का अपना एक मास है, m1 m2 m3, हर पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है, v1 v2 v3, हर पार्टिकल का मोमेंटम है, और सारे पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बना रहे थे, पूरे सिस्टम की बात करें अपन, ठीक है, तो वेयर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर, कितने मोमेंटम होंगे, तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम p1, दूसरे पार्टिकल का p2, तीसरे का p3, कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल है, तो मोमेंटम कितने हो जाएंगे, pn, ठीक है। टोटल मोमेंटम सिस्टम का कितना होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना होगा, बोलो, सबके मोमेंटम को जोड़ेंगे, ठीक है, तो टोटल मोमेंटम का सिंबल हो गया P, सबके मोमेंटम को जोड़ा P1 प्लस P2 प्लस P3 और जोड़ते गए कहाँ तक, Pn, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन ऑफ P, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू T, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो P का डिफरेंशिएशन dP अपॉन dt, तो बराबर के इधर भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दोनों तरफ करेंगे, जो चीज करेंगे वो बराबर के दोनों तरफ करेंगे, इक्वल टू के दोनों तरफ, तो इस तरफ डिफरेंशिएशन क्या है, तो इधर भी डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन dt, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा P1 प्लस P2, और ये चलता जाएगा कहाँ तक, Pn। जब भी प्लस में होते हैं तो सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dP अपॉन dt, इसका मतलब क्या होता है, dP1 अपॉन dt प्लस dP2 अपॉन dt प्लस चलता जाएगा कहाँ तक, कितने पार्टिकल है, dPn अपॉन dt, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहता है, चेंज इन
रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स के, F के। तो dP1 अपन dt F1, उसी तरह से dP2 अपन dt F2 चलता जाएगा, कितना होगा? Fn। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया था, इसको प्रूफ करने के लिए अप्लाइड फोर्स को कितना मान लिया था? 0। तो ये अप्लाइड फोर्स मतलब इस सिस्टम के बाहर कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। हमने मान लिया इसके बाहर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो F को 0 मान लो। F को 0 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा? सब थोड़ी 0 होगा। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, एक्सटर्नल फोर्स को कितना मान लिया? 0। अगर हमारे पास इस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, 0 है, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इन सब का सम कितना होगा? F1 प्लस F2 डॉट 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 Fn कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, फिर वापस इसको उल्टा चलाएंगे। F1 किसके बराबर था? dP1 अपॉन dt। ठीक है, तो यहां से इसको क्या लिखते हैं? dP1 अपॉन dt प्लस dP2 अपॉन dt अपॉन dt। ये भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इस एक स्टेप को फिर से पीछे लो। P को क्या लिखा था? dP अपॉन dt। ठीक है, dP1 अपॉन dt को क्या लिख सकता हूँ? P। dP2 अपॉन dt को क्या लिखता? P2। dP2 अपॉन P3। अब यहां पर भी देखो, पहले अपन ने क्या किया था? इनको इंटीग्रेशन कर दो, यहां पर भी इंटीग्रेशन लगेगा, तो dP1 अपॉन PT के हमको क्या देगा? P1 की वैल्यू। उसी तरह से dP2 अपॉन dt किसकी वैल्यू देगा? P2 की वैल्यू। डॉट 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 चलते गए, यहाँ क्या आगा? Pn। 0 नहीं होगा। ठीक है, मान लो यहाँ से अपन ने क्या कॉमन ले लिया? d अपॉन dt कॉमन ले लिया, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उल्टा चलाओ इसको, किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो क्या लिखोगे? कांस्टेंट। वापिस से ये स्टेप लाओ, आ जाती है क्या? इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करो, तो P1 का डिफरेंशिएशन dP1 अपॉन dt, P2 का dP2 अपॉन dt, Pn का dPn अपॉन dt, कांस्टेंट का उल्टी इक्वेशन चला ली। इसका मतलब सबके मोमेंटम का सम कैसा होगा? कांस्टेंट। अगर आपको पूछे क्या इसमें पार्टिकल का मोमेंटम अलग अलग होगा, तो क्या कहोगे? कि कांस्टेंट रहेगा, अलग अलग होगा। इसमें 100 पार्टिकल हैं, तो देखो सबका मोमेंटम अलग है, पहले का P1, दूसरे का P2, तीसरे का PT, लेकिन सबका सम करेंगे तो वो क्या मिलेगा? कांस्टेंट। कितनी भी बार सम करेंगे कांस्टेंट मिलेगा। कंडीशन क्या है? और एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 होती है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। द सिस्टम ऑन विच एक्सटर्नल फोर्स इज 0। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, द सिस्टम ऑन विच वैल्यू ऑफ या फिर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0। EXT लिखा हुआ है एक्सटर्नल। ठीक है, फोर्स इज 0। ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि 12th में आपको जब भी कोई डेरिवेशन करेंगे तो बहुत सी बार आपको ये वर्ड मिलेगा, आइसोलेटेड सिस्टम। तो तब ये मत पूछना कि सर ये आइसोलेटेड क्या होता है। आइसोलेटेड का मतलब अकेला। ठीक है, जिस पर किसी भी टाइप का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बाहरी बल कोई भी काम नहीं कर रहा है। नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, या सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स इज 0। पहले मत उतार लिया करो, आराम से देखो, समझो, फिर उतारो। 2 बार करोगे तो रिवीजन होगा। उतारने में ही लगोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे। एक बार पूरा देख लो, फिर उतारो तो 2 बार हो जाएगा। ठीक है, आपको टाइम मिल रहा है आराम से उतारने का, आप आराम से उतारें, जल्दबाजी नहीं करें। मैंने कहा है फेयर नोटबुक भी आप ले आए, हो सके तो यहीं काम कर ले, यहाँ से लिखो, घर ले जाओ,
फिर वापस उतारो, तो डबल मेहनत नहीं करनी पड़े, फिर फालतू में वहीं आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट होगा। उतारना कहाँ से है तो बोर्ड पे ध्यान रखना, पता पड़ जाएगा कहाँ से उतारना। ठीक है, इधर वाली पहले स्टेप नहीं है, उधर से स्टार्ट हो रहा है, सिस्टम लिखा हुआ है ना वहां से। ये कौन सी बुक ली जिसमें ऐसे डायग्राम बना रखे हैं? फिजिक्स जोरदार बुक है, देखो तो डायग्राम से समझा रखा है। बंदूक भी बना रखी है ने। उतार लिया। ये वाला मिटा दूं, इस तरफ वाला तो क्या होगा? ठीक है, कैलकुलेट, नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेटिंग रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, कैलकुलेटिंग रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, रिकॉइल का मतलब क्या होता है? पीछे, जो जब गन का अपन यूज करते हैं तो जो गन पीछे की तरफ आती है उसको क्या बोलते हैं? रिकॉइल। ठीक है, वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, किस पे बेस्ड है ये? तो अभी अपन ने देखा था कौन सा कंजर्वेशन लॉ? मोमेंटम। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन
इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जाम में अगर पूछे कि मोमेंटम कंजर्वेशन का एग्जांपल, ठीक है, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, किसी भी सिस्टम, अब ये सिस्टम है क्योंकि इसके अंदर दो चीजें बुलेट और गन, तो ये एक सिस्टम हो गया, ठीक है। इसमें गन की वेलोसिटी बदल सकती है, बुलेट की वेलोसिटी बदल सकती है, लेकिन पूरे सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा, ठीक है। मोमेंटम पहले का अंदर के जो पार्टिकल उसके मोमेंटम अलग हो सकते हैं, अभी अपन ने देखे थे इन पार्टिकल के मोमेंटम अलग अलग है, लेकिन सबके कैसे रहेंगे, कंजर्व सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे पहले और बाद के। तो इसके अंदर दो कंडीशन है, पहले फायर करने से पहले और दूसरी कंडीशन फायर करने के बाद की, ठीक है। दोनों कंडीशन का मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो कंजर्वेशन लॉ एप्लीकेबल है। तो किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसकी बात करें, गन और बुलेट की। तो सबसे पहले दो पार्ट कर लेते हैं, बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग, ठीक है। तो पहले यहां पर लिखते हैं बिफोर फायरिंग, और यहां पर हो जाएगा आफ्टर फायरिंग। मास हमें नहीं पता है तो हम इनके मास कुछ मान लेते हैं, ठीक है। मास ऑफ बुलेट, ठीक है, चलाने वाली बुलेट भी दो तरह की होती है, ठीक है, दोनों चलती है ठीक है। बुलेट का मास बहुत कम होगा तो हम इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम से, ठीक है। बाद में मास बदल जाएगा क्या, बाद में भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। मास ऑफ गन, इसका मास ज्यादा होगा तो इसको हम कैपिटल एम, ठीक है, समझ जाएंगे। कैपिटल एम मास बड़ा है, स्मॉल एम मास छोटा है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ गन और बुलेट, तो वेलोसिटी ऑफ, पहले लिख लेते हैं बुलेट, ये कितनी होगी, तो 0। क्यों 0 होगी, स्टार्टिंग में तो अंदर है, चल थोड़ी रही है, रुकी हुई है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ गन ये कितना होगा, तो ये भी कितना होगा, 0, ये भी चली थोड़ी है, ठीक है, 0। तो मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम PI इनिशियल कितना होगा, 0, m इंटू 0 m इंटू 0 mv 0, ठीक है। चलो बात का निकलते हैं आफ्टर फायरिंग। मास तो वही रहेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वेलोसिटी, तो कुछ वेलोसिटी के साथ बुलेट फायर होगी, कितनी हो जाएगी, तो हमने मान लिया v, ठीक है। उसी तरह से गन की भी कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ गन कितना हो जाएगा, vg, ठीक है। मोमेंटम, कुछ मोमेंटम बनेगा, pf फाइनल है, कितना हो जाएगा, m इंटू वीबी। इसका मोमेंटम कितना होगा, तो स्मॉल m, और बुलेट का वेलोसिटी कितनी है, vb प्लस, और किसका मोमेंटम जुड़ेगा, गन का, तो गन का मास कितना है, कैपिटल M और vg, ठीक है। तो पूरे सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर दो ही चीजें हैं, बुलेट और गन, तो दोनों के मोमेंटम को हमने जोड़ दिया। अब कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन लॉ। क्या कहता है, किसी भी सिस्टम के पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम बराबर होगा या कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, अप्लाई करो। पहले का मोमेंटम 0, बाद का मोमेंटम कितना है, तो स्मॉल m इंटू vb प्लस कैपिटल M इंटू vg, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं आपको कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालो, ठीक है, बुलेट की वेलोसिटी निकालो, दोनों के मास दे देगा, एक की वेलोसिटी देगा, दूसरे की आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, ध्यान रखना। कितना हो जाएगा, -m इंटू वीबी, एक को बराबर के इधर ले जाओ, दोनों प्लस के हैं, किसी भी एक को ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी। निकालना क्या है,
रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन, ये वाली गन पीछे की तरफ जिस स्पीड से आती है बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको क्या बोलते हैं, रिकॉल वेलोसिटी। तो वी जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एम डॉट वी बी अपॉन कैपिटल एम। यहां माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, बोलो इस फॉर्मूले में माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हियर नेगेटिव साइन किसकी डायरेक्शन को, बुलेट और गन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में गन मूव करेगी। हियर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट ऑपोजिट डायरेक्शन, किसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, एक ही की होगी डायरेक्शन ऑपोजिट, तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ गन, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, बुलेट की डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में। बोलो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि बुलेट का मास कम है, इसका मास ज्यादा है, कम हो जाएगी, इसका मास कम है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, उतार लो। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल आता है तो कोई करवाने जैसा है नहीं कोई खास, इसमें सीधा फॉर्मूला है, मास देगा वेलोसिटी देगा, पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना, पीछे एक्सरसाइज में देखना, मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल। ये लास्ट क्लास है क्या? उस तरफ वाला उतार दिया क्या?
ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपको घर पे करना है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोमेंटम इन बोथ केसेस, जिसके हो गया वो न्यूमेरिकल कर दे। ये जो साइन है वो इसका मतलब क्या होता है? ये जो लाइन बनाई हुई है और पीछे ये लाइनें की है, उसका मतलब क्या है? मिरर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कोई सरफेस है जो सॉलिड है, मूव नहीं कर सकती, समझ गए? ठीक है, जैसे दीवार, ठीक है, दीवार है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये कोई बॉल है, इधर देख लेना, बॉल है, मास कितना है बॉल का? m। कितनी स्पीड से फेंकी दीवार पे? u की। कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल। और वापस भी u की स्पीड से रिटर्न कर रही है। यहाँ का मोमेंटम निकालना है, और अगर किसी 30 डिग्री एंगल पर अगर उसको फेंका जाता है दीवार के सामने, कितनी स्पीड से? u, वापस u स्पीड से आ रही है। इस टाइम का मोमेंटम निकालना है, इस टाइम का मोमेंटम निकालना है, दोनों का रेशो पूछा है, बोथ केसेस कैलकुलेट करना है इसको। बाकी कल देखेंगे। उतार लो न्यूमेरिकल ये।